हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे स्टूडेंट? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो मैं सोनी भारद्वाज आप लोगों के सामने इंडियन पॉलिटी का एक और नया टॉपिक लेकर। तो देखिए, हाँ, बात करते हैं हम इस बैच में क्या पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में, ठीक है। तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया है, हमारी अब तक सिर्फ दो ही क्लास आई है आप लोगों के सामने। और वो दो क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, तो उन दो क्लासों में हम पढ़ते हैं। उन दो क्लासों में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पढ़ा है, यानी कि भारतीय संवैधानिक विकास पढ़ा है। उसमें आने वाले जितने भी एक्ट हैं उन सभी एक्ट के बारे में हमने वहां पर चर्चा की है। आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा के बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब तक की जो दो क्लास है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। हम, मुझे पता है काफ़ी न्यू स्टूडेंट है, उनको नहीं समझ आई होंगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले कभी पढ़ी ही नहीं ऐसा कुछ। आज की जो क्लास है ये आपको अच्छी लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि आज आप ऐसा पढ़ने वाले हो जो हर एक टीचर यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी को। तो देखिए, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ। आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा। तो हम पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर संविधान सभा। मैं हेडिंग डाल देता हूं। आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हो संविधान सभा। आज की क्लास में आप पढ़ोगे संविधान सभा। अब देखिए, जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इससे आने वाले हमारे एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है हमसे, पहला वो कौन सा देश है जिसने संविधान बनाने का विचार दिया। तो आपसे पूछा जाएगा वो पहला देश बताएं जिसने संविधान बनाने का विचार दिया। जिसने संविधान बनाने का विचार दिया। जिसने संविधान बनाने का विचार दिया था, यानी आइडिया दिया था। तो आपसे पूछा जाता है पहला वो देश बताएं जिसने संविधान बनाने का विचार दिया, संविधान बनाने का आइडिया दिया। तो वो देश कौन सा है? फ्रांस। तो आप याद रखोगे वो देश कौन सा होगा? फ्रांस, जिसने संविधान बनाने का आइडिया दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं सबसे पहले लिखित संविधान का निर्माण किसने किया था। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले लिखित संविधान का निर्माण। सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान का निर्माण। सबसे पहले लिखित संविधान का निर्माण। सबसे पहले लिखित संविधान का निर्माण अमेरिका ने किया था। सबसे पहले लिखित संविधान का जो निर्माण है वो किसने किया था? अमेरिका ने किया था, ये याद रखोगे। हाँ, एक क्वेश्चन और आपका यहाँ बनता है, विश्व का सबसे कठोर संविधान। विश्व का सबसे कठोर संविधान। विश्व का सबसे कठोर संविधान। विश्व का सबसे कठोर संविधान ये किस देश का है? तो ये है अमेरिका का। तो आप याद रखोगे विश्व का सबसे जो कठोर संविधान है ये किस देश का है? अमेरिका का। इसके बाद आप याद रखोगे विश्व का पहला मौखिक संविधान। इसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा विश्व का पहला मौखिक संविधान। विश्व का पहला मौखिक संविधान। विश्व का पहला मौखिक संविधान। तो विश्व का पहला जो मौखिक संविधान है ये कहाँ का है? इंग्लैंड का, यानी ब्रिटेन का। तो आप याद रखोगे विश्व का पहला मौखिक संविधान किसका है? ब्रिटेन का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, एक क्वेश्चन आपके पास ये भी बनता है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, मैं ठीक कर देता हूँ इसे एक बार इसको। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा लिखित संविधान। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। तो देखिए, संविधान सभा को पढ़ने से पहले
ये कुछ वन लीनियर क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, जो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। एक बार पढ़ लेना, एक बार पढ़ने से ही आप लोगों को ये याद हो जाएंगे। अब देखिए संविधान सभा क्या है, आप पढ़ने वाले क्या हो, आप इस वर्ड को आज तक रट के आए हो, आज इस वर्ड को अच्छे से समझाता हूं। ये संविधान सभा क्या है, नाम से ही पता चलता है। संविधान का मतलब है संविधान, और सभा का मतलब है वो लोग जिसने हमारे संविधान को बनाया है। समझ में आया? तो देखिए आप जिस संविधान को पढ़ते हो, आर्टिकल 1 से 395 तक आपने आज तक जिसको रटा है, इसको किसने बनाया है? इसको किसी ना किसी ने बनाया होगा, काफी सारे दिन लगे होंगे, उसी को संविधान सभा माना जाता है। यानी इस संविधान सभा में हमें यही पढ़ना है, वो 389 लोग कैसे कैसे आके करके उनके चुनाव हुए, कैसे वो संविधान सभा में बैठे, कैसे उन्होंने एक बड़े हॉल में बैठ के हमारे भारत का इतना बड़ा संविधान सभा बना दिया या संविधान बना दिया। इन सब बातों को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे संविधान सभा में। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारा का सारा आसान है, वन लीनियर है, सारा का सारा क्लियर होता चला जाएगा। तो देखिए आपसे पूछा जाता है भारत में वो पहला व्यक्ति बताओ जिसने संविधान सभा की मांग की थी। तो हम पढ़ते हैं भारत में वो पहला व्यक्ति जिसने संविधान सभा की मांग की थी, जिसने संविधान सभा की मांग की थी, जिसने संविधान सभा की मांग की थी। अब देखिए ये मांग अनौपचारिक मांग थी, जो ये पहली मांग थी ये अनऑफिशियल मांग थी, अनौपचारिक मांग थी। और जो ये अनौपचारिक जो मांग थी ये करने वाला कौन था? सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक। ये मांग की थी किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक ने ये मांग कब की थी? अनौपचारिक मांग 1895 में। तो याद रखोगे ये जो अनौपचारिक मांग थी कब की थी? 1895 में। भारत का वो पहला व्यक्ति भी पूछेंगे आपसे जिसने औपचारिक मांग की थी। भारत का वो पहला व्यक्ति जिसने संविधान सभा की औपचारिक मांग की थी, जिसने संविधान सभा की औपचारिक मांग की थी, यानी कि ऑफिशियल डिमांड की थी, औपचारिक मांग की थी। और ये कौन था? एम.एन. रॉय। इनका नाम क्या था? एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। और इन्होंने कब की थी? 1934 में। तो याद रखेंगे एक संविधान सभा की ऑफिशियल मांग, एक संविधान सभा की अनऑफिशियल मांग, ये दोनों की दोनों आप लोगों को याद रखनी है। तो देखिए संविधान सभा की ऑफिशियल और संविधान सभा की अनऑफिशियल मांग। हाँ, इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत में जो संविधान सभा का निर्माण है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। तो अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं हमारे नेक्स्ट पेज को। तो देखिए जो भारत है, हम यहां पर पढ़ते हैं भारत में संविधान सभा का निर्माण, भारत में संविधान सभा का निर्माण, भारत में संविधान सभा का जो निर्माण है वो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर हुआ था। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर हुआ था। अब आप ये कहोगे सर ये कैबिनेट मिशन क्या है? कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर हुआ था, अनुशंसा। अब देखिए कैबिनेट मिशन ये है, कैबिनेट का मतलब है मंत्रिमंडल, और उस समय भारत में कोई मंत्रिमंडल नहीं था, उस समय मंत्रिमंडल इंग्लैंड के अंदर ही था। तो इंग्लैंड के मंत्रिमंडल से 3 मंत्री भारत में आए थे और उन्होंने आके भारत की संविधान सभा का चुनाव करवाया था। इसलिए आपसे पूछा जाता है कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। अब आपसे ये पूछा जाएगा ये कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो आप याद रखोगे 23 मार्च, बिल्कुल ठीक डेट है ये, 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। जो ये कैबिनेट मिशन है, ये कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन भारत आया। तो हम पढ़ते हैं 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो ये कैबिनेट मिशन भारत में आया था इसमें कैबिनेट मिशन में कौन आए थे? तो हम पढ़ते हैं इसमें 3 व्यक्ति भारत आए थे, इसके 3 मंत्री भारत आए थे। और वो 3 मंत्री कौन से थे? तो नंबर 1 पे हम लिखते हैं पैथिक लॉरेंस, नंबर 1 पे हम लिखेंगे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस भारत आए थे। नंबर 2 पे लिखेंगे स्टेफर्ड क्रिप्स,
स्टेफर्ड क्रिप्स भारत में आए थे। नंबर 3 पे हम लिखेंगे ए बी अलेक्जेंडर भारत में आए थे। ए बी अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर भारत में आए। और जो ये पैथिक लॉरेंस थे ये कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। तो आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। तो ये भी याद रखोगे। तो इन्होंने आते ही क्या किया? इन्होंने आते ही संविधान सभा के चुनाव करवा दिए। तो संविधान सभा के चुनाव करवाने के लिए इन्होंने कुल सदस्य जो डिसाइड किए थे, तो हम पढ़ते हैं संविधान सभा के कुल सदस्य। इन्होंने जो संविधान सभा के कुल सदस्य जो डिसाइड किए थे, कुल सदस्य यानी कुल जो सीट डिसाइड की थी, वो कुल सीट कितनी डिसाइड हुई थी? 389, यानी 389 सीट डिसाइड की गई थी। अब जो 389 है, इन 389 में से ये बताया गया था, जो ये 389 हैं, इन 389 में से हम पढ़ते हैं, इन 389 में से 292 तो ब्रिटिश प्रांत से थे। 292 तो ब्रिटिश प्रांत से थे, यानी ब्रिटिश प्रांत से चुनाव होने थे। 292 तो ब्रिटिश प्रांत से चुनाव होने थे। इन्हीं में हम पढ़ते हैं 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थी। 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थी, यानी यहाँ पे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के रूल चलते थे, बाकी वहाँ पे भारत के ही मंत्री। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में हम ये पढ़ते हैं इसमें 93 देसी रियासतें थी। 93 देसी रियासतें थी, यानी लोकल राजा थे। 93 देसी रियासतें थी। देसी रियासतें थी। अब आपके माइंड में ये जरूर आया होगा, देसी रियासत का मतलब है यहाँ के राजा। इसका मतलब ये है यहाँ के जो राजा हैं उनके लिए कोई चुनाव नहीं होंगे, वो डायरेक्टली बैठने आएंगे संविधान सभा में। तो चुनाव कितने लोगों पे हुए? 292 और 4 296 पे। तो हम पढ़ते हैं 296 सीटों पर चुनाव हुए थे। 296 सीटों पर चुनाव हुए थे। चुनाव हुए थे। तो हम पढ़ते हैं 296 सीटों पर चुनाव हुए थे। और जो ये 296 सीट थी, इन 296 सीटों में से किसने कितनी कितनी सीट जीती थी, आपको यही याद रखना है। तो हम पढ़ते हैं इनमें से 208 जो सीट थी, 208 सीट कांग्रेस ने जीत ली थी, यानी कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त कर लिया था। इन्हीं में से जो 73 सीट थी वो मुस्लिम लीग ने जीती थी। इन्हीं में से जो 73 सीट थी वो किसने जीती थी? मुस्लिम लीग ने। तो आप याद रखोगे 73 सीट किसने जीती? मुस्लिम लीग ने। और इन्हीं में से जो 15 सदस्य थे, ये 15 सदस्य निर्दलीय थे। तो आप याद रखोगे उस समय भी जो 15 सदस्य थे ये निर्दलीय थे। निर्दलीय का मतलब है अदर, अन्य, जो किसी पार्टी से नहीं थे। तो आप याद रखोगे उस समय 208 सीट कांग्रेस ने जीती थी, 73 मुस्लिम लीग ने जीती थी, और 15 जो सदस्य थे ये निर्दलीय जीत हुई थी। अब देखिए संविधान सभा के चुनाव हो चुके हैं। अब काम क्या है? संविधान के सभा के सारे लोग इकट्ठे होंगे और हमारे भारत का संविधान बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहले दिन वो कोई ना कोई बैठक करेंगे, यानी सारे इकट्ठे होंगे, तो वो हमारी पहली बैठक मानी जाएगी। तो हम पढ़ते हैं संविधान सभा की पहली बैठक। तो हम यहाँ पढ़ते हैं संविधान सभा की पहली बैठक। तो हम यहाँ पढ़ेंगे सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक। तो बात है 9 दिसंबर की। तो हम पढ़ते हैं, नहीं दिखाई देगा ये कलर आपको, तो हम पढ़ते हैं संविधान सभा की पहली बैठक। तो बात है 9 दिसंबर 1946 की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब जो ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या किया गया था? तो देखिए इसमें हमने फ्रेंच मॉडल को अपनाया, और फ्रेंच मॉडल को अपना के हमने क्या किया? पहली बैठक में 389 लोगों में जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, ओल्ड मैन थे, उनको इस बैठक का अध्यक्ष बना दिया, जो अस्थायी अध्यक्ष था, एक दिन के लिए बनाया गया था। तो हम पढ़ते हैं पहली बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष था, आपको याद रखना है पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बने थे
और ये अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप याद रखोगे पहली जो बैठक थी, पहली बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे इनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद हम पढ़ते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक। तो हम पढ़ते हैं 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की सेकंड बैठक हुई थी। और इस सेकंड बैठक में हमने क्या किया था? स्थायी अध्यक्ष बना दिया था, यानी परमानेंट अध्यक्ष बना दिया था। और वो स्थायी अध्यक्ष हमने किसको बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वो स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इसी के अंदर हमने एक उपाध्यक्ष बनाया था। वो किसे बनाया था? ऋषिकेश मुखर्जी को। इसी में हमने एक उपाध्यक्ष भी बनाया था। और ये उपाध्यक्ष किसे बनाया था? एच.सी. मुखर्जी को, ऋषिकेश मुखर्जी को। तो आप याद रखोगे इसी में हमने एक उपाध्यक्ष बनाया। वो किसे बनाया? ऋषिकेश मुखर्जी को। तो ये तीसरी बैठक आप या दूसरी बैठक आप याद रखोगे। इसके बाद आप याद रखोगे संविधान सभा की तीसरी बैठक। इसके बाद आप याद रखोगे संविधान सभा की तीसरी बैठक। और जो ये तीसरी बैठक थी ये कब हुई थी? तो हम पढ़ते हैं 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। इस तीसरी बैठक में क्या इंपॉर्टेंट काम किया गया था? तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसमें पंडित जे.एल. नेहरू यानी आपके राष्ट्रीय चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो हम पढ़ते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सभी लोगों के सामने से भीड़ के सामने आए और कहा आने वाले समय में हमारा भारत देश कैसा होगा, या कोई व्यक्ति पूरे संविधान को ना पढ़े इस उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ ले तो पता चले भारतीय संविधान क्या चाहता है या इन फ्यूचर में कैसा बनना चाहता है। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को ये संविधान में ऐड कराना चाहते थे, लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ कमियां मिली और उस कमियों को सुधारा गया। उसके बाद में इसको ऐड किया गया था। तो आपसे ये पूछ लिया जाए संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया? तो ये हम स्पेसिफिक नोट में लिख लेते हैं। इसी के नीचे नोट डाल के हम नोट में लिखेंगे इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया। तो हम पढ़ते हैं इस उद्देश्य प्रस्ताव को हम पढ़ते हैं इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को, इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। तो हम पढ़ते हैं इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं ये प्रस्ताव आगे जाकर, इसी नोट के अंदर हम जानेंगे ये प्रस्ताव आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना कहलाया था। ये भारत के संविधान की प्रस्तावना कहलाया था। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तावना कहलाया था। और प्रस्तावना को आगे चल के मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, तो याद रखेंगे भारत की प्रस्तावना कहा गया और इस प्रस्तावना को हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम कुछ समितियों के अध्यक्ष के बारे में जानेंगे। अब वो अध्यक्ष देख लीजिए। तो देखिए इसके बाद हम कुछ समितियां लिखेंगे और उन समिति के अध्यक्ष के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं संघ समिति के अध्यक्ष। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 के ऊपर संघ समिति के अध्यक्ष। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संघ समिति के अध्यक्ष। जो उस समय संघ समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो हम पढ़ते हैं संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो थे पंडित जे.एल. नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम पढ़ते हैं वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रांतीय समिति के अध्यक्ष। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 2 पे प्रांतीय समिति के अध्यक्ष।
प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये भी आप याद रखोगे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 3 के ऊपर, संचालन समिति के अध्यक्ष। इसके बाद आपको याद रखना है संचालन समिति के अध्यक्ष। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद पढ़ेंगे अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष। इसके बाद आप याद रखेंगे अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष। ये एक उप समिति थी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष। और ये कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ये थे एच.सी. मुखर्जी, ये थे एच.सी. मुखर्जी। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर, सॉरी 1 मिनट। इसके बाद हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष। और ये कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी। ये कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी। तो ये थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। ये आप याद रखोगे इसी में, आचार्य जे.बी. कृपलानी। इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखिए नंबर 6 पे राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष आपसे पूछे जाएंगे। राष्ट्रध्वज समिति, राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष। तो आप याद रखोगे राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछी जाएगी झंडा समिति के अध्यक्ष। इसके बाद हम पढ़ते हैं झंडा समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति के अध्यक्ष। और ये कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी। ये कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी। याद रखेंगे झंडा समिति और ये दोनों अलग अलग थी। देखिए संविधान बनाने से पहले ये कुछ समितियों का गठन किया गया था। आपको सारी की सारी समितियों के अध्यक्ष याद रखने पड़ेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब जो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इस प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो आप याद रखोगे इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 1947 को इसका गठन किया गया था। इस प्रारूप समिति के अंदर 7 सदस्य थे। इसमें टोटल 7 सदस्य थे और इन 7 सदस्यों का जो हेड था वो कौन था? अध्यक्ष जो था इनका वो कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी इस प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। अब इसके बाकी के जो 6 सदस्य हैं उनका क्या नाम है वो देख लीजिए। तो हम पढ़ते हैं जो बाकी के सदस्य थे उनका नाम देखिए। तो ये हम पढ़ते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक लाइन मार देता हूँ। अब देखिए नंबर 1 पे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नंबर 2 पे एन गोपाला स्वामी आयंगर, एन गोपाला स्वामी आयंगर, एन गोपाला स्वामी आयंगर। नंबर 3 पे मोहम्मद सादुल्ला,
मोहम्मद सादुल्ला। नंबर 3 पे मैंने लिखा है मोहम्मद सादुल्ला। इसके बाद लिखें के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी। इसके बाद नंबर 5 पे हम लिखेंगे डी.पी. खैतान और बी.एल. मित्तर। इसके बाद हम लिखेंगे डी.पी. खैतान। देखिए जो डी.पी. खैतान है, इनकी किसी वजह से इमरजेंसी डेथ हो गई, इमरजेंसी मृत्यु हो गई। इनके स्थान के ऊपर कौन आए थे? तो इनकी डेथ होने के बाद में, इनकी डेथ होने के बाद में इनके स्थान के ऊपर आए थे टी.टी. कृष्णामाचारी। इनके स्थान पे आए थे टी.टी. कृष्णामाचारी। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 6 पे बी.एल. मित्र। नंबर 6 पे थे बी.एल. मित्र। इन्होंने बीच में ही इस्तीफा दे दिया, यानी इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद इनके स्थान के ऊपर आए थे एन माधवराव। एन माधवराव। ये थे टोटल 6 सदस्य। और 7वें सदस्य कौन थे? ये थे 7वें सदस्य। यानी जो ये प्रारूप समिति है, यही मैंने इस साइड लिख दी है, इसके सदस्य। तो देखिए प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम पढ़ते हैं, इसके अध्यक्ष थे। और बाकी 6 सदस्य मैंने इस साइड लिख दिए हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान बनने में कितने दिन लगे। तो मेरे ख्याल से बचपन से आप ये लाइन रट के आए हो, संविधान बनने में। तो बताएं शाबाश सारे स्टूडेंट, संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? तो संविधान बनने में 2 साल 11 माह 2 साल 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे। 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है संविधान बनाने में कितना खर्चा आया था। देखिए जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें समझने की बजाय सारा का सारा खेल रटने का, क्योंकि टोटली वन लीनियर है। और वन लीनियर यानी टोटली एग्जाम में पूछा जाने वाला है, तो ये सारा वन लीनियर, इसको अच्छे से पढ़ के चले जाना। तो इसका जो खर्चा है वो आया था 63,92,729। खर्चा आया था 63,92,729 रुपए का। और या आपकी बुकों में लिखा होता है लगभग 64 लाख, ये लगभग भी लिखा हो सकता है। तो देखिए इतना खर्चा आया था संविधान बनाने में। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे संवैधानिक सलाहकार। आपसे पूछे जाते हैं भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन है। तो आप याद रखोगे हमारे जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। इनको क्यों बनाया गया था? क्योंकि इन्होंने 60 देशों के संविधान का 60 देशों के संविधान का अनुसरण किया था। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, इसीलिए इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। इन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो आप सभी को पता है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था। हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था। हमारा संविधान बनकर लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को। इस दिन संविधान बन के लागू हुआ, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन जो हमारा संविधान था, मैंने लागू गलत लिख दिया, इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अब देखिए संविधान बनकर तैयार हो चुका था, लागू नहीं होने दिया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस बनाने की घोषणा की थी। मैं इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं, तो आप पढ़ते हो। उन्होंने लागू नहीं होने दिया, लेकिन फिर भी इस तारीख को 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। तो हम पढ़ते हैं इस दिन 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। इस दिन 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। तो हम पढ़ते हैं 15 जो अनुच्छेद थे वही लागू कर दिए गए। और वो 15 अनुच्छेद कौन से थे? तो वो देखिए, जो 15 अनुच्छेद इस दिन लागू हुए थे वो थे
मैं लिख देता हूं सारे के सारे 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये सारे के सारे अनुच्छेद लागू किए गए थे। तो आप याद रखोगे ये सारे के सारे अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। मूल रूप से हाँ, मैं ये बता देता हूँ, आपका संविधान जब बन के तैयार हुआ उस समय कितने अनुच्छेद थे। तो मूल रूप से संविधान में अनुच्छेद, मूल रूप से हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद थे। अब देखिए आपको एक बात बताता हूं, अगर आपके एग्जाम में या बुक में कहीं पे भी मूल रूप लिखा मिले तो आप ध्यान रखना, मूल का मतलब है इनिशियल यानी शुरुआत में। इसका मतलब ये है जब संविधान हमारा बना था उस समय संविधान के अंदर, जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे संविधान, हाँ मैंने बीच में एक डेट नहीं लिखवाई है, वो ये है 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ था। मैं लिख देता हूं, चलो फिर से, अगर काफ़ी स्टूडेंट ये सोचते होंगे सर ने उसको कहाँ गायब कर दिया, तो देखिए संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान लागू हुआ था। पूरा का पूरा जो संविधान है आपका, ये संविधान लागू हुआ था। अब देखिए हम पढ़ते हैं मूल रूप से आपके संविधान में, हम पढ़ते हैं मूल रूप से आपके संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो देखिए मूल रूप का मतलब है जब संविधान बन के तैयार हुआ उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो आप याद रखोगे उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। आप फिर आपसे ये पूछा जाता है उस समय हमारे संविधान में भाग कितने थे। तो उस समय हमारे संविधान में भाग कितने थे, 22 भाग थे। फिर आपसे पूछा जाता है उस समय संविधान में अनुसूचियां कितनी थी। उस समय संविधान के अंदर अनुसूचियां कितनी थी, स्केड्यूल कितनी थी। तो उस समय संविधान में जो अनुसूचियां थी वो अनुसूचियां कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। फिर आपसे पूछा जाता है प्रेजेंट का डाटा, यानी वर्तमान में आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं। तो वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं वो 395 ही हैं, लेकिन सब आर्टिकल मिलाकर 467 के आसपास हैं। यानी आर्टिकल तो आज भी 395 है, सब आर्टिकल का मतलब होता है जैसे 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी, 19 का डी, इस प्रकार सब आर्टिकल मिलाकर 466 467 से ज़्यादा हैं। भाग कितने हैं, तो प्रेजेंट में जो भाग हैं वो 25 हैं, यानी उपभाग मिलाकर। और प्रेजेंट में स्केड्यूल यानी कि अनुसूची कितनी है, तो प्रेजेंट में अनुसूची हैं 12। तो आप याद रखोगे प्रेजेंट में जो अनुसूची हैं वो कितनी हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ये वर्तमान का डाटा है, ये सारा का सारा डाटा आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं संविधान सभा में, इसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट, अभी यही चल रहा हमारा, संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या। तो हम पढ़ते हैं संविधान सभा में, संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या, अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, और ये कितनी थी, 33, याद रखोगे। इसके बाद आप याद रखोगे संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, और ये कितनी थी, 15। तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15। इसके बाद हम याद रखेंगे संविधान सभा में, अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, डिक्की बर्ड योजना के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों में से आपने पढ़ा था संविधान सभा के कुल सदस्य, और कुल सदस्य संविधान सभा में कितने थे, कुल सदस्य आपने लिखे थे
389। अब मैं आपको बता दूं 389 में से 299 जो सदस्य थे, ये सदस्य तो इंडिया का संविधान बनाया था क्योंकि भारत और पाकिस्तान अलग हो चुका था, और 90 सदस्यों ने पाकिस्तान का संविधान बनाया था। अब समझ आ गया होगा क्योंकि 1946 में संविधान सभा बनी, वो भारत पाकिस्तान की एक थी। 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो 389 में से 299 ने भारत का बनाया और 90 पाकिस्तान चले गए, उन्होंने पाकिस्तान का संविधान बनाया। तो ये भी आप याद रखोगे। फिर आपसे ये पूछा जाता है 31 अक्टूबर 1947 को, बात है 31 अक्टूबर 1947 को, इस दिन संविधान की मूल प्रतिलिपि पर सिग्नेचर हुए थे। इस दिन संविधान की मूल प्रतिलिपि यानी ओरिजिनल जो प्रतिलिपि है उस मूल प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर हुए थे, और ये हस्ताक्षर करने के लिए 299 कैंडिडेट को बुलाया गया था। तो इनमें से 299 सदस्यों में से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे 284 सदस्यों ने, यानी उस दिन भी 15 सदस्य अब्सेंट रह गए थे, 284 सदस्यों ने उस दिन हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक। इसके बाद हम पढ़ते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और इस दिन क्या किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत कर दिया गया। भारत का राष्ट्रपति मनोनीत कर दिया गया। तो ये थी आपकी संविधान सभा। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत कर दिया गया। तो ये थी आप लोगों की संविधान सभा, जो मैं लगभग पूरी की पूरी कंटिन्यू पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां आप पढ़ोगे, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। और जो ये भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, या इसमें आप क्या पढ़ोगे? पहली से लेके 12वीं अनुसूची तक सारी की सारी। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्रथम अनुसूची। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रथम अनुसूची। जो प्रथम अनुसूची है, इस प्रथम अनुसूची में किस चीज गिवन है? तो प्रथम अनुसूची में इसमें भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। तो हम पढ़ते हैं इसमें भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। तो पहली अनुसूची को आप याद रखोगे। इसमें देखिए 12 की 12 अनुसूची अच्छे से याद कर लेना, आपके एचएसएससी के एग्जाम में काफी बार ये पूछी जाती हैं। तो इसमें क्या है? इसमें भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। इस दूसरी अनुसूची में हम लिखते हैं सेकंड अनुसूची, सेकंड स्केड्यूल। इसमें हम पढ़ते हैं इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जज, महान्यायवादी, आदि के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख है।
आदि के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख है, सैलरी एवं अलाउंसेज उल्लेख है। तो आपको इसमें याद कौन सी लाइन रखनी है, वेतन एवं भत्ते। ये इतनी बड़ी लाइन बस आपको समझाने के लिए लिखी है, बाकी अगर एग्जाम में आएगी तो एग्जाम में इतना पूछा जाएगा दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन एवं भत्ते, सैलरी एवं अलाउंसेज। तो आपको वेतन एवं भत्ते याद रखने हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरी अनुसूची, इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड स्केड्यूल। थर्ड स्केड्यूल तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में है, इसमें जो ऊपर जितने पद लिखे मैंने, इसमें इन सभी पदों के शपथ का उल्लेख है, शपथ का उल्लेख है। शपथ यानी कि ओथ, इन सभी की शपथ का उल्लेख है। तो याद रखोगे। और पहली अनुसूची में अंडरलाइन कर लेना राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी में वेतन एवं भत्ते, तीसरी में शपथ का उल्लेख है। इसके बाद लिखेंगे चौथी अनुसूची। इसमें आप याद रखोगे, इसमें राज्यसभा की सीटों के बंटवारे का उल्लेख है। इसमें क्या है, राज्यसभा की सीटों के बंटवारे का उल्लेख है, बंटवारे का उल्लेख है। इसमें राज्यसभा की सीटों के बंटवारे का उल्लेख है। तो राज्यसभा की सीटों के बंटवारों का उल्लेख है, इस लाइन को इसमें याद रख लेना। इसके बाद हम पढ़ते हैं पांचवी अनुसूची। इसके बाद हम पढ़ते हैं पांचवी अनुसूची, फिफ्थ स्केड्यूल। इसमें क्या है, इसमें भारत के राज्यों के अनुसूचित, इसमें भारत के राज्यों के अनुसूचित, इसमें भारत के राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और अनुसूचित जनजाति जिसको SC ST बोलते हो, अनुसूचित जनजाति, जनजाति के प्रशासन संबंधी नियमों का उल्लेख है। इनके प्रशासन संबंधित नियमों का उल्लेख है, प्रशासन संबंधी नियमों का उल्लेख है। तो आप याद रखोगे SC और ST के प्रशासन संबंधी नियमों का उल्लेख पांचवी अनुसूची में है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिक्स्थ स्केड्यूल। इसके बाद हम पढ़ते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है, इसमें मेघालय, इसमें मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, इन चार राज्य के, इसमें मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम के SC एवं ST संबंधित, इनमें जो ST पाए जाते हैं इनसे संबंधित कानूनों के नियमों का, कानूनों के नियमों का उल्लेख है, कानूनों के नियमों का उल्लेख है। देखिए इसमें अगर अनुसूचित जाति जनजाति दे दी तो इन चार राज्यों में स्पेशल कबीले पाए जाते हैं, उन ST के कानूनों से संबंधित नियमों का उल्लेख है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सातवीं अनुसूची। इसके बाद हम पढ़ेंगे सातवीं अनुसूची, सेवंथ स्केड्यूल, सातवीं अनुसूची। इसके बाद हम पढ़ेंगे सातवीं अनुसूची। इसमें क्या है, तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है। इसमें संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है, समवर्ती सूची का उल्लेख है। अब आप ये कहोगे सर ये कौन सी है, तो गौर से सुन लीजिए। संघ का मतलब है वो विषय जिसमें सिर्फ संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाए, वो विषय जिसमें सिर्फ राज्य कानून बनाए, या वो विषय जिसमें राज्य और संघ दोनों कानून बनाए, वो समवर्ती कहलाएगी।
देखिए, जितने भी विदेशी मामले होते हैं, परमाणु मामले होते हैं, जितने सेना से रिलेटेड मामले होते हैं, वो कौन संभालती है? सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, केंद्र सरकार। जितने राज्य, यानी राज्य का बिजली बोर्ड, राज्य का पुलिस विभाग, राज्य का शिक्षा विभाग, ये कौन संभालता है? राज्य सरकार। समवर्ती सूची क्या होती है? जैसे जनसंख्या से रिलेटेड मान लीजिए आप, पॉपुलेशन से, या शिक्षा से रिलेटेड मान लीजिए। समवर्ती में ऐसे विषय आते हैं जिसमें केंद्र भी कानून बना दे और राज्य भी कानून बना दे। तो यहाँ पे आपको इन विषयों की संख्या को याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, संघ के पास कितने विषय हैं, तो आप याद रखोगे संघ के पास, तो हम पढ़ते हैं संघ के पास पहले 97 विषय थे, अब 100 विषय हैं। संघ के पास पहले 97 विषय थे, आज प्रेजेंट में 100 विषय हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है राज्य के पास पहले कितने विषय थे, तो राज्य के पास पहले 66 विषय थे, आज राज्य के पास 61 विषय हैं, ये आप याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं समवर्ती सूची में, यानी दोनों कितने विषयों पर कानून बना सकते हैं। पहले 47 विषय थे, अब दोनों के पास कितने हैं? 52। तो देखिए, इसका मतलब ये है जो संघ है वो 100 विषयों पर कानून बना सकता है। ऐसे 100 विषय डिसाइड किए गए हैं, राज्य 61 विषयों पर बना सकता है। समवर्ती सूची यानी दोनों मिलके 52 विषयों के ऊपर कानून बना सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल। इसके बाद हम पढ़ते हैं 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल। 8वीं अनुसूची में हम पढ़ते हैं, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसमें संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसमें संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब आप ये कहोगे सर 22 भाषा, अब मैं आपको बता दूं जब संविधान बना था, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूची थी, पता है आपको। और जब संविधान लागू हुआ था तो आप याद रखोगे, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी। उस समय हमारे संविधान में 14 भाषाएं थी। अब देखिए, उस समय संविधान में वो 14 भाषाएं कौन सी थी, तो वो बता देता हूं आप लोगों को। तो उस समय हमारे संविधान में 14 भाषाएं थी, और वो 14 भाषाएं कौन सी थी वो देखिए। तो देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ उस समय जो 14 भाषाएं थी वो। तो नंबर 1 के ऊपर हम लिखेंगे 1 2 3 करके सारी हिंदू उर्दू, देखिए हिंदी भाषा थी उस समय। नंबर 2 पे उर्दू भाषा थी उस समय। नंबर 3 पे पंजाबी भाषा थी उस समय। नंबर 4 पे संस्कृत भाषा थी उस समय। नंबर 5 पे गुजराती थी उस समय। नंबर 6 पे मराठी थी उस समय। नंबर 7 पे मलयालम थी। नंबर 8 पे कन्नड़ थी उस समय। नंबर 9 पे तेलुगु थी उस समय। तेलुगु लिख देता हूं मैं। नंबर 9 पे तेलुगु थी उस समय। तो हम पढ़ते हैं तेलुगु भाषा थी उस समय। इसके बाद हम पढ़ते हैं कश्मीरी थी उस समय। कश्मीरी भाषा थी। नंबर 11 पे बंगाली भाषा थी उस समय संविधान में। नंबर 12 पे आसामी थी, आसामी भाषा थी उस समय नंबर 12 पे। इसके बाद हम पढ़ते हैं उड़िया भाषा थी उस समय। नंबर 13 पे उड़िया भाषा थी जो उड़ीसा में बोली जाती है। तो हम पढ़ते हैं नंबर 13 पे उड़िया भाषा थी उस समय। और एक और रह गई आपकी 14th तमिल, जो तमिलनाडु में बोली जाती है, तमिल भाषा थी उस समय। तो देखिए, ये सारी भाषाएं थी। अब आप ये ध्यान रखना, उस समय इंग्लिश नहीं थी और ना ही इंग्लिश आज है। कई बार ऑप्शन में इंग्लिश दे के पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी नहीं है, तो इंग्लिश नहीं थी। ये 14 भाषाएं थी हमारे संविधान में। बाद में 3 भाषाएं ऐड की गई हैं, वो अलग से संविधान संशोधन करके ऐड की गई हैं, जिनको मैं यहाँ पे नोट डाल के लिख देता हूँ। संविधान संशोधन का मतलब ये है
संविधान में बाद में जो कुछ जोड़ा गया है उसे संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। तो सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन के तहत, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं नंबर 1 में 21वें संविधान 21वें संविधान संशोधन के तहत 21वें संविधान संशोधन के तहत 21वें संविधान संशोधन के तहत, और ये कब हुआ था? 1967 में हमारे संविधान में सिंधी भाषा जोड़ी गई। हमारे संविधान में सिंधी भाषा जोड़ी गई और ये 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी, यानी अब 15 भाषा हो चुकी हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 2 पे। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 2 पे 71वें संविधान संशोधन के तहत 71वें संविधान संशोधन के तहत, और ये कब हुआ था? 1992 में। 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी ये भाषाएं जोड़ी गई थी। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 में। 92वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 2003 में। और इसके तहत कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। मैथिली और डोंगरी ये भाषाएं जोड़ी गई थी। तो आप याद रखोगे बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो देखिए ये थी आपकी 8वीं अनुसूची। हमारे संविधान में सिर्फ 8 ही अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची संविधान संशोधन करके जोड़ी गई है, यानी इस समय तक 8 ही थी। इसके बाद हम 9वीं पढ़ेंगे और ये सारी 22 भाषाएं हैं जो मैंने एक एक करके बोर्ड पे लिख दी हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची पहले तो याद रखें, अगर ये बाद में जोड़ी है तो कब जोड़ी गई है। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, यानी कि पहला ही संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत ये जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में इसे जोड़ा गया था। 1951 में इसे जोड़ा गया था। इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है भूमि सुधार। इसमें भूमि सुधार का उल्लेख है। इसमें भूमि सुधार का उल्लेख है या जमींदारी उन्मूलन का। इसी में जमींदारी उन्मूलन यानी जमींदारी को खत्म करना इसी में है। अब देखिए आप ये कहोगे सर ये भूमि सुधार क्या है? तो आपको बता दूं जब ये जोड़ा गया था उस समय क्या किया, भारत के जमींदारों के पास काफ़ी मात्रा में भूमि होती थी, किसान बेचारों के पास नहीं होती थी। तो सरकार ने क्या किया, जमींदारों से भूमि छीन के सभी किसानों में बराबर बराबर बांट दी। और भूमि सुधार क्या है, सरकार ने ये भी कहा जब भी देश के विकास के लिए भूमि की जरूरत पड़ेगी तो किसान को ये भूमि किसको देनी पड़ेगी, सरकार को। तो इस प्रकार कुछ कानून लेके आए थे 9वीं अनुसूची में। इसके बाद हम पढ़ते हैं 10वीं अनुसूची। इसके बाद हम पढ़ते हैं 10वीं अनुसूची। अब जो ये 10वीं अनुसूची है ये कब जोड़ी गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत ये जोड़ी गई थी। 52वें संविधान संशोधन के तहत 52वें संविधान संशोधन के तहत 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ी गई थी। इसे 1985 में जोड़ी गई थी। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है दल बदल विरोधी कानून। इसमें क्या है, दल बदल विरोधी कानून। इसमें है दल बदल विरोधी
कानून, तो ये आप याद रखोगे। इसमें है दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कोई कैंडिडेट जिस पार्टी से, जिस चुनाव चिन्ह से अगर कोई सीट जीतता है तो जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, यही कानून बना था। इसके बाद हम पढ़ते हैं 11वीं अनुसूची। इसके बाद हम पढ़ते हैं 11वीं अनुसूची। अब देखिए 11वीं अनुसूची में क्या है, तो जो ये 11वीं अनुसूची है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लेना, HSSC में पूछी जाने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूची है 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ी गई थी, 73वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के तहत। और ये कब हुआ था? 1992 1993, यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत। इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या किया गया था? तो इसमें हमारे देश में ग्राम पंचायतों को, हमारे संविधान में ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया था। देखिए जो ये ग्राम पंचायतें हैं ये तभी से बनी हैं, ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया था और इनको कानून बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को सरकार में हाथ दिया और इनको कानून बनाने के लिए 29 विषय प्रदान किए। ये आपके डी ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन है, 29 विषय प्रदान किए थे। तो देखिए ये आपके डी ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रख लेना, 29 विषय प्रदान किए गए थे। अब देखिए जो ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड जितने भी इसमें कानून हैं ये सारे के सारे मैं यहाँ न करवा के स्पेसिफिक आपको ग्राम पंचायत और नगर पालिका वाला पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं वहाँ पे आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर करवा दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल जोड़े, ग्राम पंचायतों का सतर कितना है, पहली बार ग्राम पंचायत कभी बनी थी, आखिरी बार ग्राम पंचायत कहाँ बनी थी, ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को ग्राम पंचायत में पढ़ाने वाला हूँ, तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिए आप। इसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं 12वीं अनुसूची, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी निशान लगा लेना। इसके बाद हम पढ़ते हैं 12वीं अनुसूची। तो जो ये 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची हम पढ़ते हैं ये कब जोड़ी गई थी? 74वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ी गई थी, 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 74वें संविधान संशोधन के तहत। और ये कब हुआ था? 1993 में, तो 1993 के तहत ये जोड़ी गई थी। इसमें क्या जोड़ा गया था? तो इसमें नगर पालिकाएं जोड़ी गई थी, यानी इसमें नगर पालिकाएं, म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएं जोड़ी गई थी। इसमें हमारे संविधान में नगर पालिकाएं जोड़ी गई थी। और नगर पालिकाओं को कानून बनाने के लिए 18 विषय, तो गौर करें, नगर पालिकाओं को कानून बनाने के लिए, ये डी ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं को कानून बनाने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए थे, 18 विषय प्रदान किए गए थे। तो देखिए नगर पालिकाओं को कानून बनाने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए थे, तो ये भी आप याद रखोगे। तो ये नगर पालिका कितने टाइप की होती है, कितने स्तर की होती है, इनके संविधान में कितने से लेके कितने आर्टिकल जोड़े गए थे, ये सारी बातें मैं आपको जब नगर पालिका और ग्राम पंचायत वाला पार्ट पढ़ाऊंगा वहाँ पे मैं आप लोगों को ये अच्छे से कवर करवाने वाला हूँ, तो टेंशन ना लीजिए, मैं आपको वहाँ पे पढ़ाऊंगा। हाँ ये बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके डी ग्रुप में पूछा गया था, एक 29 विषय और एक 18 विषय, यानी नगर पालिकाओं को और ग्राम पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं, ये सारी बातें वहां पे पूछी गई थी। तो देखिए ये थी आप लोगों की अनुसूचियां। मैं आपको एक बात फिर से बता देता हूं, हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी और जो 9वीं अनुसूची थी और 12वीं अनुसूची तक सारी बाद में जोड़ी गई हैं। मैं एक बार सारी की सारी आप लोगों को बोल के बता देता हूं, इनमें क्या आप इनको शॉर्ट में कैसे याद करोगे। तो देखिए पहली अनुसूची में क्या कहोगे?
पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख, दूसरी अनुसूची में आप पढ़ते हो वेतन एवं भत्ते, तीसरी अनुसूची में क्या है शपथ, चौथी अनुसूची में क्या है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, पांचवी अनुसूची में क्या है अनुसूचित जाति और जनजाति के नियम, छठी अनुसूची में क्या है मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम की अनुसूचित जातियों के कानूनों का विषय। इसके बाद सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची में क्या है 22 भाषाओं का उल्लेख है, 14 पहले थी और बाद की 6 भाषाएं, 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख है, 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून का भी उल्लेख है, 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। तो देखिए सारे स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यही स्थगित करते हैं। आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी। बाकी आने वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो आप सभी का ये काम है, जो ये क्लास पढ़ा इसका अच्छे से रिविजन कर लेना, अच्छे नोट्स बना लेना। और आपको एक बात बता देता हूँ बिल्कुल अच्छी सी, अगर आपको HSCC के अंदर पॉलिटी के सारे क्वेश्चन ठीक करने हैं तो आप शुरुआत से लेके राष्ट्रपति तक की 5 से जो 6 क्लास होंगी उनको अच्छे से देख लेना। बाद की क्लासों में कुछ नहीं है, पहली से लेके राष्ट्रपति तक की क्लासों से 90% पॉलिटी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो ये प्रेजेंट में क्लासें चल रही हैं इनको बड़े अच्छे से तैयार कर लेना। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का पढ़ने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।